नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। अभी पिछली भर्ती परीक्षा हुई 2024, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पेपर ख़राब हो गया या जो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए और वो तैयारी कर रहे थे पिछले 1 साल से। मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, कम्प्लीटली समर्पित थे पूरी तरीके से सेकंड ग्रेड के लिए, लेकिन उनको परिणाम अपने मन मुताबिक नहीं मिले। उनकी जो मनोस्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो सकती है। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। वो बहुत लो फ़ील कर रहे होंगे, बहुत डिमोटिवेट फ़ील कर रहे होंगे, उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो उनके लिए एक छोटी-सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बाबर ने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध को लड़ने के बाद वो हार गया। हारने के बाद जब लोगों ने उससे पूछा, उसके साथियों ने उससे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वापस लौट चलें? तब उसने कहा कि क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ तो नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। कि क्या हुआ है, हम केवल मैदान में ही तो हारे हैं, युद्ध ही तो हारे हैं। क्या हमारा साहस खत्म हो गया है? क्या हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है? क्या हम इनको भी हार गए हैं क्या? नहीं। इन इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं है, हम वापस डबल उससे लड़ेंगे। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल भी लो फील मत करिए। आपको आगे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और नेक्स्ट ईयर आप ये दिखा दीजिए लोगों को कि आपने मेहनत की थी और आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है। अब आपको करना क्या है तो देखना, आपको बहुत अच्छे से अपनी रणनीति बनानी है। एक आपको जो है मौका मिला है अगला, तुरंत वैकेंसी नई आई है, बिल्कुल लोहा गर्म है और इसमें आप क्या कर दीजिए, चोट मार दीजिए। तो देखना, एक अच्छी रणनीति यदि आपके पास बन जाएगी तो आपकी जो आधी जीत है वो क्या हो जाती है, तय हो जाती है। तो हमें एक अच्छी रणनीति बनानी है, वापस शुरू से शुरू करना है सारी चीज़ों को। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ और जितने भी टीचर्स लोग हैं वो सारे आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो हम टारगेट करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 को। इसमें मैं बात करूँगा आपसे सबसे पहले कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें सामग्री का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ कि मैं इस वीडियो में दोनों स्टूडेंट को कवर करूँगा। मैं ऐसे स्टूडेंट को भी कवर करूँगा जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट को भी कवर करूँगा जिन्होंने पिछली भर्ती परीक्षा पूरी मनोयोग के साथ पूछ ली, जो भर्ती परीक्षा पूरी तैयारी के साथ दी थी, लेकिन वो किसी तरीके से उसमें सफल नहीं हो पाए, उनको भी मैं इसमें शामिल करते हुए चलूँगा। ठीक है? तो पहले पॉइंट में मैं सामग्री की बात करूँगा कि आपको कौन-सी सामग्री लेनी चाहिए और जो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने पहली परीक्षा दी थी, उनको अपनी सामग्री में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ से हमें अब पढ़ना पड़ेगा, यानी कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या फिर हमें अब केवल सेल्फ स्टडी पे रिलाई कर लेना चाहिए। ठीक है, इसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हमें आखिर कितना पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें कितना समय चाहिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और पूरी भर्ती परीक्षा को हम जीरो से लेकर शिखर तक पहुंचा पाएँ, इसके लिए हमें कितना समय लगेगा। दूसरा अगला और जो पॉइंट की मैं बात करूँ, लास्ट पॉइंट में मैं बात करूँगा कि आखिर हमें पढ़ना किस प्रकार से चाहिए, यानी कि हमें किस प्रकार से पढ़ें कि एक ही बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए, आपको पता है राजस्थान में जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं वो सारे के सारे पढ़ते तो हैं, लेकिन सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, जो बेस्ट तरीका होता है जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन 4 पॉइंट में वीडियो है कंप्लीट, आपको एनालिसिस देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले पॉइंट में हम यहाँ पे बात करें कि हमें आखिर पढ़ना क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, सामग्री के बारे में। ठीक है, सामग्री बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि साइंस विषय के मैं बात कर रहा हूँ जो कि आपका पेपर होता है। इसकी मैं बात करूँ तो ये 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। 300 मार्क्स के होंगे। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, फिर केमिस्ट्री पूछी जाएगी, फिर आपसे बायोलॉजी पूछी जाएगी और आपसे टीचिंग मेथड पूछे जाएंगे, यानी कि शिक्षण विधियाँ आपसे पूछे जाएंगे। इन 4 पोर्शन के अंदर आपको 150 क्वेश्चन जो है वो डिवाइड मिलेंगे और इनके आपको 300 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब हम एक एक विषय की यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने आती है कि हम बायो को किस प्रकार से तैयार करें। ठीक है, अब 2 स्टूडेंट मेरे सामने आते हैं। 2 प्रकार के स्टूडेंट मेरे सामने आते हैं। एक ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी-अभी तैयारी शुरू करी है या फिर इस एग्ज़ाम को, अगले एग्ज़ाम को वो लोग देंगे पहली बार। दूसरे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो पहले से तैयारी जिन्होंने कर रखी है, पहले से तैयारी की हुई है। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ फ्रेशर स्टूडेंट की, कि उनको यदि बायो प्रिपेयर करनी है तो क्या-क्या उनको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, यानी कि मेरे समय तक जो पेपर हुआ था 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग था।
उसमें क्या हुआ था, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन इस बार आरपीएससी ने क्या किया, पैटर्न पूरा चेंज कर दिया, और पैटर्न पूरा चेंज करने के बाद कूट वाले प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद कथन कारण वाले प्रश्न पूछना भी शुरू कर दिया। तो इससे हमें बात करें कि क्या समझ में आता है, यानी आरपीएससी हमें क्या सिखाना चाह रही है। तो आरपीएससी हमें सिखाना चाह रही है कि बच्चे को 360 डिग्री विश्लेषण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बच्चे को 360 डिग्री विश्लेषण आना चाहिए, पूरे टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण उसको आना चाहिए। यानी कि वो केवल रटंत विद्या की तरह या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़ ले, ऐसा वो नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप फ्रेशर हो, यदि फ्रेशर हो तो आपको कौन कौन सी सामग्री का चयन करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कौन सी विषय की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेसिक आपको एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है एनसीईआरटी से। इसके बाद आप आरबीएसई भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की जगह। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है तो फिर आप आरबीएसई पढ़ सकते हो, ये मैं स्लैश लगा देता हूँ, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आप पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे कि ये बुक्स हमें मिलेंगी कहाँ। तो यदि आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, एनसीईआरटी तो आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, दिक्कत आती है आरबीएसई की बुक की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मुझे आपको मैसेज करना है। ठीक है, पर्सनल नंबर पे आपको मैसेज करना है। मेरे नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8949073931, और ये मैसेज करना है आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, किस पे मैसेज करना है, टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है। यहाँ आपको 11th और 12th की आरबीएससी की बुक आपको निकाल के दे दूंगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर हम पर्सनल मैसेज करें, इससे अच्छा आप ग्रुप में डाल दें। तो देखिए, ग्रुप में मैं डाल सकता हूँ, लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाता है। आपको पता होगा कई बार कि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो चैनल पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें जो है चैनल पे नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि मुझे मैसेज करना है। इसके अलावा मैं देख लूँगा शायद मैंने डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ बुक्स। अगर नहीं डाली है तो मैं आपको, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ये चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा, पहली चीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और आरबीएससी को पढ़ना किस प्रकार से है, तो मैं आपको बता दूँ कि लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। लाइन टू लाइन, यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक लाइन से आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बिल्ड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है, कैसे पढ़े मैं आपको आगे और बता दूंगा। तो पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो क्या करनी है कि हमें एनसीईआरटी और आरबीएससी को पढ़ना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब दूसरी मैं बात करूँ आपसे कि यदि आपके पास एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ने का समय नहीं है, या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी भी कोई भी कारण आपका हो सकता है, तो फिर आपको एलएन कोचिंग के मॉड्यूल्स पे जाना पड़ेगा। एलएन के मॉड्यूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें क्या है, इनमें आपको एक समग्र रूप से चीज़ें दी गई हैं, पहली चीज़। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या है, टॉपिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है भले, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, समझ में नहीं आती। हिंदी और आरबीएससी की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी दी गई है भाषा। लेकिन एलएन मॉड्यूल्स में क्या है, थोड़ा सा मतलब मैटर को समेट के बताया गया है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताया गया है। जो चीज़ एक्सप्लेन करने की उसको एक्सप्लेन कर दिया है, जो चीज़ सीधे याद करने की उसको सीधे याद कर दिया गया। तो आपको दूसरे नंबर पर इसको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तीसरी मैं बात करूँ आपसे कि जो ग्रेजुएशन का अपना पोर्शन होता है, जिसमें बीएससी का जो पोर्शन आता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कॉलेज बुक हाउस एक सीबीएच पब्लिकेशन की बुक चलती है, आपने बीएससी की होगी, आपने यदि बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। सीबीएच की बुक चलती है। दूसरा पब्लिकेशन आता है आरबीडी। इन्हें दो पब्लिकेशंस की बुक आती हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ जूलॉजी और बॉटनी की, तो जूलॉजी में आपके 3 पेपर होते हैं एक साल में, तो 9 बुक्स तो हो गई आपकी किसकी, जूलॉजी की, और 9 ही बुक हो गई आपकी किसकी, बॉटनी की। यानी कि टोटल 18 बुक आपकी इसकी हो जाएंगी। अब आप पूछोगे सर इसका अल्टरनेशन क्या है, तो इसका अल्टरनेशन मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप ये बुक खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। 18 बुक पूरी आपको नहीं पढ़नी है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं अपने काम के। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसमें मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। अभी मैं आपको केवल क्या बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है। ठीक है, फ्रेशर के लिए ये बात हो रही है कि आपको बेसिक एनसीईआरटी और आरबीएससी से स्टार्ट करना है पहले। यदि आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप एलएन मॉड्यूल्स पे आपको जाना है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करिए, आपको जो भी आता है कोई दिक्कत नहीं। माना मैंने कि आपको आती होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना चाहिए, बिल्कुल जीरो से आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जब आप ये कंप्लीट कर लें, 11th-12th वाला कंप्लीट कर लें, तो फिर आप किस पे आ जाएँ, बीएससी वाले पोर्शन पे आ जाएँ। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ किससे, जो पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो फ्रेशर नहीं है अब, और उन्होंने पिछला एग्जाम भी दिया था, बहुत अच्छे से दिया था, पूरी तैयारी के साथ दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो रह गए। तो उनको अब कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, तो देखिए आपको बेसिक्स तो आपके क्लियर हैं, ऑलरेडी आपके बेसिक्स क्लियर हैं।
ठीक है। और आपने बहुत अच्छे से पहले प्रिपरेशन भी की थी, तो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है। अब आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आपका थोड़ा-सा मजबूत नहीं है, उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल उसी टॉपिक को आप एनसीईआरटी और आरबीएसई से वापस पढ़ने का प्रयास करिए। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जो टॉपिक आपका कमज़ोर था, आपने पेपर एनालिसिस किया, आपको पता चल गया कि कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है, उस टॉपिक का आपको 360 डिग्री पे क्या कर लेना है, विश्लेषण कर लेना है पहली चीज़। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है और उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपने वहाँ पे सॉल्व कर दिए थे इस पेपर के अंदर, ठीक है, तो उसको आपको मेरे हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और 360 डिग्री पे आपको पढ़ना है जो कि आपके अच्छे से नहीं हुए थे, पेपर में सॉल्व नहीं हुए थे। बस इतनी आपको सुधार करने की अपने अंदर आवश्यकता है। और यदि आपने ग्रेजुएशन का पोर्शन पहले नहीं पढ़ा था और आप केवल एनसीईआरटी या फिर आपने एलएन मॉड्यूल्स के भरोसे आप चले गए थे और आपको लगता है कि यार मेरा ये वाला पोर्शन रह गया है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपकी मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका किसकी बात कर ली मैंने, बायो की यहाँ पे बात कर ली। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री में आपकी क्या सामग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री में मैं आप सामग्री की यहाँ पे लिखूँ तो केवल और केवल आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है, केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इस बार भी आपने पेपर देखा होगा, पेपर एनसीईआरटी से बाहर गया ही नहीं, तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पे रिलाई करना है। कुछ जो क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन जो हैं ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। कुछ यूनिट भी हैं जो ग्रेजुएशन में, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट है वो ग्रेजुएशन वाली है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले आप यदि एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हो तो इनको तो बाद में भी क्लियर किया जा सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर है, तो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन आप क्या करेंगे, यूट्यूब से क्लियर कर लेंगे अपना। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। अगला मेरे सामने आता है फिजिक्स। फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ तो आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स को स्किप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फिजिक्स को स्किप भी कर सकते हो, यानी कि छोड़ भी सकते हो। लेकिन कोई मैथ का स्टूडेंट है, कोई मैथ का स्टूडेंट है जिसे फिजिक्स आती ही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। और वो कहाँ से पढ़े, पहले तो एनसीईआरटी पढ़े। क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। फिर वो ग्रेजुएशन में उसने फिजिक्स पढ़ी होगी तो ग्रेजुएशन की बुक से उसको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा वो कोई कोचिंग वगैरह भी ले सकता है जिससे सर उसको अच्छे से वो चीज़ समझा पाएँ। लेकिन जो बायो वाला स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मैं बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको मेरे हिसाब से फिजिक्स जो है स्किप कर देनी चाहिए। क्योंकि इस बार जो है 1350 पोस्ट हैं टोटल, तो इनमें आप जो है अच्छे से अगर फिजिक्स को स्किप कर भी देते हो और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कर लेते हो, टीचिंग मेथड को अच्छे से कर लेते हो, तो फिजिक्स की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो फिर भी यदि आप पढ़ना चाहते हो, आपने सोचा कि मैं तो 7 से 8 यूनिट तो कर ही लूँगा फिजिक्स की, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर कोई कोचिंग आपको लेनी पड़ेगी, या फिर आप यूट्यूब से वो चीज़ें देख सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टीचिंग मेथड की बात कर रहा हूँ। तो टीचिंग मेथड के लिए देखना, टीचिंग मेथड के लिए बुक आती है ओम सिंह जी भाटी सर की, ओम सिंह भाटी। ये अपने सेकंड ग्रेड साइंस के ही टीचर हैं, बाड़मेर से हैं और बाड़मेर में ही इनकी पोस्टिंग है। इन्होंने बुक लिखी है टीचिंग मेथड के लिए, बहुत अच्छी इनकी बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। यदि ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब के अंदर आपको मैंने टीचिंग मेथड की जो है वो पूरी सीरीज करवा रखी है कंप्लीट, वहाँ से आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बुक से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। यदि ये बुक से नहीं पढ़ सकते हो तो यूट्यूब पे मैंने पूरी 5 वीडियोज़ के अंदर आपकी 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट करा दी टीचिंग मेथड की। उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको उसको नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए नोट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, ये सामग्री का आपको चयन करना होगा। वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी आरबीएसई तो पढ़नी ही पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे, भले ही आपको कितना ही आता है। वापस से आप शुरू करिए और बेसिक्स अपने क्लियर करिए। एलएन के मॉड्यूल्स आप पढ़िए यदि आरबीएसई एनसीईआरटी पास अवेलेबल नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते। दूसरा, आपके पास जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है बीएससी के लिए सीवीएच और आरबीडी जो 2 पब्लिकेशन है वो चलती हैं। टोटल 18 बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी बायो के लिए। इनमें से आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। केमिस्ट्री के लिए आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 5-7 टॉपिक हैं जो रह जाते हैं उसको आप यूट्यूब से क्लियर कर सकते हो। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो आप स्किप भी कर सकते हो, यदि आपको फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की नहीं है, आपको देना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है 7-8 यूनिट मुझे करनी है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो। टीचिंग मेथड के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो बुक पढ़ने की आवश्यकता है तो आप ओम सिंह भाटी जी की बुक ले सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो। अब आगे देखिए, अगला अपना सवाल आता है कि कहाँ से पढ़ें। ठीक है, पहले में हमने देख लिया कि क्या पढ़ना है, सामग्री का चयन हमने कर लिया। अब अगला सवाल आता है कहाँ से हमें पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन कैसे हैं कि यदि आप फ्रेशर हैं यानी कि फर्स्ट टाइम आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। और यदि आप ओल्ड हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपने पहले 2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, 2022 वाला भी अटेम्प्ट दे लिया था और ये वाला अटेम्प्ट भी आपने दे लिया, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, ये 1 लाइन का एक बात है कि आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए।
दूसरा, आपको ऑनलाइन लेनी है, ऑफ़लाइन लेनी है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि मुझसे कोई पूछे, मैं यदि प्रेफ़रेंस दूँगा तो मैं ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफ़रेंस दूँगा। फिर भी आपकी मानसिकता के ऊपर है, आपको किस तरीके से कंफर्टेबल लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। मैं यदि प्रेफरेंस दूंगा तो ऑनलाइन को दूंगा। फिर भी आपको यदि लगता है कि मुझे ऑफलाइन जाके प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपने ऑनलाइन कोचिंग भी ले ली, ऑफलाइन कोचिंग में आपने ज्वाइन कर ली, तो आप सेल्फ स्टडी को नहीं भूल सकते, आपको सेल्फ स्टडी भी साथ के साथ में करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोचिंग आपको क्यों आवश्यकता है वो समझना। भले ही आप कितना ही ट्रोल कर लो कोचिंग वालों के कि उनकी कोचिंग में से कोई भी नोट्स नहीं आए या नोट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसकी बुक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें एक बार कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम हैं बिल्कुल फ्रेशर, ठीक है। हम यदि आज की डेट में सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे, मैंने कितनी अच्छी आपको सामग्री बता दी भले ही, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम बुक को कहाँ से शुरू करें और क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये हमें पता नहीं चलता पहली बार जब हम तैयारी करने बैठ रहे हैं। तो हमारे लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत लेंदी हो जाता है फर्स्ट टाइम में, इसलिए कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो चला था। कोचिंग में जो कोच है यानी कि जो टीचर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें इतना तो गाइड कर ही सकते हैं, इतना तो हमें बता ही देते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वहाँ से हमारे पास एक रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है, एक नोट्स हमारे पास तैयार हो जाते हैं। वो नोट्स हमारे लिए एक बेसिक का काम करते हैं, यानी कि हमें उस कॉन्सेप्ट की, उस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत समझ हो जाती है कि इस एक्चुअल में सिलेबस में है क्या, इस कॉन्सेप्ट में है क्या, इस टॉपिक में है क्या। फिर इसको जो संपूर्ण करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये पूरा मैटर रहेगा आपके फ्रेशर वालों के लिए। मैंने आपको बता दी कोचिंग लेनी है, चाहिए आपको 100% लेनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको चूज़ लगे। जिस कोचिंग में आपको जाना है आप जा सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं बता दूँ 2-4 कोचिंग, तो देखिए आप ले सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ ऑनलाइन में, आपको पता है ऑफलाइन दोनों में उत्कर्ष जो है वो चलती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ कलाम भी सही कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देते हैं। इनसे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज यदि आपको लेनी है कि मुझे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का पढ़ना है, तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे टीचर्स जो है वो मिल जाएंगे, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आज तो सबसे बढ़िया चीज़ ये आ गई है कि हर किसी की डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है इन्हीं कोचिंग में आपको जाना चाहिए, इनके अलावा भी आप किसी भी कोचिंग में जा सकते हैं। डेमो क्लासेस आप देख लीजिए, जिस टीचर का आपको समझ में आता है वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक्सपीरियंस वालों की बात कर लेते हैं, यानी ओल्ड वालों की बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको अब कोचिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कोचिंग कर ली, बहुत सही है, ठीक है। इन्होंने एक बार कर ली, चलो दोबारा भी इन्होंने कोचिंग कर ली, तो अब इनको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको किस पे फोकस करना चाहिए, केवल और केवल सेल्फ स्टडी पे टोटली डिपेंड हो जाना चाहिए। केवल और केवल सेल्फ स्टडी ही इनको करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी इनको क्यों करनी चाहिए, कोचिंग क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि देखिए इनके पास बेसिक जो मटेरियल होता है, बेसिक मटेरियल इनके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। इनके पास इनकी कोचिंग के बनाए हुए नोट्स उपलब्ध हैं। पहले आपने 2022 वाला यदि अटेम्प्ट दिया था तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन सी कोचिंग मैंने करी थी और उससे कुछ भी नहीं आया। तो आपने 2024 वाला जो अटेम्प्ट दिया उसमें वापस से आपने कोचिंग क्या करी, चेंज करी। तो दो कोचिंग के मटेरियल यहाँ पे, दो कोचिंग के जो मटेरियल है आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है। अब कमी कहाँ रह रही है, तो आपको पता है कमी रह रही है केवल और केवल सेल्फ स्टडी में। तो अब आपको इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए क्या सामग्री रहनी चाहिए, वो सामग्री मैंने आपको बता दी, उस पे आपको टोटली डिपेंड हो जाना चाहिए और वहाँ से आपको खुद से अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सीधा सा कहने का मतलब ये है। फिर भी आपको लगता है, मान के चलिए आपने सेल्फ स्टडी भी कर ली और फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोचिंग कर ली थी लेकिन मेरा कोई पोर्शन, या फिर मैं बात करूँ कोई सब्जेक्ट मेरी वीक रह रही है, कोई सब्जेक्ट मेरी वीक रह रही है जिसको मैं अच्छे से नहीं कर पाया, तो आपको केवल और केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। जो कि ऑफलाइन तो मिलती नहीं है, आपको ऑनलाइन लेनी चाहिए। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाए, तो आप केमिस्ट्री का कोर्स ले लीजिए। या फिर आपको लगता है यार बायो के मेरे बेसिक्स थोड़े से वीक हैं, मैं नहीं कर पाया, तो आप बायो के केवल और केवल बायो की कोचिंग ले लीजिए, केमिस्ट्री आपकी अच्छी है तो। फिर आपको लगता है यार मैं फिजिक्स की 8 से 10 यूनिट तो मुझे करनी ही है, तो मैं वहाँ से आपको टोटली फिजिक्स का ले लीजिए, तो वो भी आपका हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है कि केवल आपको ऑनलाइन को ही प्रेफरेंस देना है। अब आपको ऑफलाइन जाके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरी पर्सनली आपको सलाह है, मैं आपको देना चाहूँगा। तो कहाँ से आपको पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, यदि आप फ्रेशर हैं, ओल्ड हैं, सारी चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, आखिर हमें टाइम मैनेज करना है तो कितना करना पड़ेगा, कितने महीने लगेंगे। तो देखिए यदि मुझसे कोई सही शब्दों में सवाल का जवाब पूछे कि आखिर में जो सेकंड ग्रेड साइंस है, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस होता है वो कितने महीने का होता है, तो मैं आपको बता दूं 8 से 10 महीने, 8 से 10 महीने आपको पूर्ण रूप से समर्पित होकर केवल और केवल सेकंड ग्रेड को देने पड़ेंगे।
तब जाके आप क्या कर पाएंगे, सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। 8 से 10 महीने आपको पूर्ण रूप से समर्पित होकर क्या करने पड़ेंगे, सेकंड ग्रेड को देने पड़ेंगे, तब जाके आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस कवर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड ग्रेड का सिलेबस ही देखा होगा कितना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, पहली चीज़। और अब तो जब आपने पेपर का पैटर्न देखा, तो पेपर के पैटर्न से आपको पता चल गया कि अब आप फैक्ट यानी कि वन लाइन वाले क्वेश्चन सीधे याद करके, नोट से याद करके पेपर को पास नहीं कर सकते। अब आपको उसका 360 डिग्री का एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इसमें 8 से 10 महीने का टाइम लगता ही लगता है। अब हमारे पास टोटल इतना ही टाइम तो बचा हुआ है। आप देखेंगे तो अभी जैसे आप अक्टूबर से यदि पढ़ना शुरू करते हो और जुलाई में आपका पेपर है, तो 9 से 10 महीने का टाइम आपके पास टोटली बचा हुआ है। तो इतने महीने में हम सिलेबस करें या फिर अभ्यास करें, क्या करें, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है। तो पहली चीज़ जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, वो तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि अब आप सारी चीज़ों को छोड़ के, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सारी चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी की यदि आप चाह रखते हो तो आपको सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सबसे पहले आपको दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आप रिश्तेदारों में जाना छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी छोड़नी पड़ेगी। तीसरा, आपको फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे, कोई भी रिश्तेदारी फंक्शन है उसको छोड़ना पड़ेगा, शादी है, बर्थडे है, पार्टी है, सारी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। चौथा, जो आपका दुश्मन है सबसे बड़ा, मोबाइल फ़ोन, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर सर हम ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे, तो इसके बहुत सारे अल्टरनेशन भी आते हैं, वो आप ले सकते हो। अल्टरनेशन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान के चलिए आप यदि घर पे रह रहे हो, बाहर रह रहे हो तो बात लगे, यदि आप घर पे रह रहे हो तो आपको फ़ोन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप घर से कहाँ जाते हो, घर से लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी से घर आते हो। फिर भी चलो आपके पास आवश्यकता है फ़ोन की, तो आप कीपैड वाला एक फ़ोन अपने पास रख लें, और जो नंबर आपका था जिसमें आपके बहुत ज़्यादा दोस्त थे, उन नंबर को बिल्कुल बंद कर दें। एक टेम्परेरी नंबर आप ले लें, जिससे आपके केवल घर वाले और जो आपके करीबी दोस्त हैं उनके पास ही वो नंबर होना चाहिए। ये चीज़ें सच में वर्क करती हैं, मेरे लिए भी वर्क करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? कुछ आपको चाहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप ये चाहें कि जैसी ज़िंदगी चल रही है और उसी ज़िंदगी में हम सरकारी नौकरी ले लें, तो ये थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं लगता मुझे ऐसा। ठीक है? तो मोबाइल आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आप पूछोगे सर हम क्लासेस कैसे लें? तो आप मेरे हिसाब से कोशिश करें कि मोबाइल में सिम ना डालें। ठीक है? मोबाइल में आप सिम अपनी ना डालें। सिम डाल लें आप किसमें? कीपैड वाले फ़ोन में। फिर आपको कंट्रोल किस तरीके से करना है, तो आपका फ़ोन बंद हो गया, उसमें नेट आपका नहीं चल रहा है। जब भी आप लाइब्रेरी जाएँ तो वहाँ पे आप उससे वाईफ़ाई से कनेक्ट कर लें और वहाँ पे क्लासेस क्या ले लें, आप उसकी क्लासेस वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, जब आप घर आएँ तो घर पे आके आप क्लासेस को डाउनलोड वहाँ से कर लाएँ लाइब्रेरी से और घर आके क्लासेस को आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका जो है काम चल जाएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। ये अल्टरनेशन है। अब आप पूछोगे सर इतना भी हमसे कंट्रोल नहीं होता, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो आप यदि कुछ ऐसा करोगे जो कोई नहीं कर रहा है, तो आप सरकारी नौकरी ले पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होती वही तो करनी है। जो चीज़ लोग नहीं कर रहे वो हम करेंगे, तभी तो हम वो ले पाएँगे जो लोग नहीं ले पा रहे हैं। समझना मेरी बात को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी छोड़नी पड़ेगी, फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे, मोबाइल फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। केवल 8 से 10 महीने के लिए अपने आप में समर्पित हो जाइए, एक कमरे में बंद हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में सब लोगों को कट आउट कर दीजिए, केवल और केवल आप और आपकी अध्ययन सामग्री, बस। इसके अलावा टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, कौन सी कोचिंग के नोट्स आ रहे हैं, किसकी पीडीएफ आई है, किसका रिजल्ट आया है, किसके एडमिट कार्ड आए हैं, वो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल भूल जाइए 8 से 10 महीने के लिए, सारी चीज़ों को। राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राजनीति में क्या हुआ, खेल में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अब आप कहोगे सर ये तो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो करंट के लिए आप बुक्स लाइए और अपने बुक्स को दोस्त बनाइए और वहाँ से आप सारी चीज़ें कंज्यूम करिए, कंटेंट। ऑनलाइन कंटेंट आप बिल्कुल भी देखना बंद कर दीजिए। ठीक है? तो 8 से 10 महीने आपको टोटली देने होंगे, और 8 से 10 महीने में मैं आपको बता दूँ, यदि आप 8 से 10 घंटे ही पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे आप पढ़ते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मानिएगा। ये आप रूटीन को 8 से 10 महीने फॉलो करिए, 8 से 10 घंटे आप पढ़िए। आप कहेंगे सर आप तो बड़ी-बड़ी बातें हाँक रहे हैं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। तो देखिए पॉसिबल होता है। जो मेहनत करके लगे हैं उनसे पूछना वो कितने घंटे पढ़ते थे। मैं आपको बता दूँ तो मेरे पास पढ़ने, सोने और खाना खाने के अलावा तीसरा काम नहीं होता था मेरे पास। जो जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको पता होगा मैं ये बात सच कह रहा हूँ या फिर झूठ। मेरे से पढ़ने, सोने, खाने के अलावा तीसरा काम करने को टाइम ही नहीं होता था। मैं जब नहाता था, केवल उस टाइम ऐसा होता था कि मैं कोई कंटेंट कंज़्यूम नहीं कर रहा हूँ। इवन जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट लगा रहा हूँ। ठीक है? बाथरूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ, तो मैं फ़ोन साथ लेके जाता था, वहाँ पे मैंने टेस्ट दे दिए। ठीक है? इसके अलावा मैं रात को सोने जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है नींद नहीं आ रही, तो एक मैंने कोई भी क्लास निकाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मेरी एक भी मिनट वेस्ट नहीं होती थी। तो ऐसे आपको तपना पड़ेगा, अपने आप को पूर्णतः समर्पित करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाएँगे, सरकारी नौकरी को पा लेंगे।
ठीक है। तो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया कितना पढ़ना है, 8 से 10 महीने, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। किस तरीके से पढ़ोगे, कैसे करोगे, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बाकी यदि कभी भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं, तो आप कमेंट करिए, मुझसे बात करिए, मेरा नंबर आपके पास है, मैं 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो आपको पता चल गया, टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करिए कि कितने घंटे कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक टाइम टेबल बना के देने के लिए आपको, कि इतने महीने आपके पास बचे हैं, तो इस महीने आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो मैं आपको दे दूंगा आगे धीरे धीरे। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है कि हमें पढ़ना किस प्रकार से है। ठीक है। हमें पढ़ना किस प्रकार से है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। वही दो ऑप्शन हमारे पास हैं। एक हमारे पास है फ्रेशर। ठीक है, फ्रेशर को किस तरीके से पढ़ना है। दूसरा मैं बता देता हूँ ओल्ड जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले मैं फ्रेशर की बात कर लेता हूँ। तो देखना फ्रेशर को किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले वो गया कोचिंग, कोचिंग से उसने बनाए क्या, नोट्स। कोचिंग से उसने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद उसको क्या करना है, हैंड टू हैंड घर पे आके रूम पे आके कहीं पे आके उसे क्या कर देना है, सेम डे उनका रिवीजन कर देना है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखना आपके पास 8 से 10 महीने का समय बचा हुआ है और 8 से 10 महीने ही आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको रिवीजन भी करना है, इसमें आपको टेस्ट भी देने हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको करनी है। तो साथ के साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं एक बार ऐसा करता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बाद में शुरू से रिवीजन करना शुरू करूँगा, तो ऐसा आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, तो आप गलती कर जाओगे। ठीक है। जैसे ही कोचिंग से आए, नोट्स आपने खोलने के बाद जो जिस दिन पढ़ा उसको सेम डे रिवीजन करके फेंक दीजिए, मतलब अलग कर दीजिए। ठीक है। फिर आपने क्या किया, संडे 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 को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करोगे आप, तो PYQ से आप अभ्यास करना है एक बार के लिए तो। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप अभ्यास करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ आप अभी से बाई कर लीजिए, परचेज आप कर लीजिए। इसमें होगा क्या, टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे लेनी है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है। कैसे लेनी है, पहली चीज़ टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। जो टॉपिक आपने पढ़ा, जिस टॉपिक का आपने रिवीजन कर लिया, उस टॉपिक के आप तुरंत क्या लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए। इससे होगा क्या, आपका पढ़ाई भी साथ के साथ चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, प्लस साथ के साथ आपका अभ्यास भी चल रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा हूँ कि मैं रिवीजन भी साथ के साथ आपको करवा रहा हूँ, तो रिवीजन भी आपके साथ के साथ चल रहा है, यानी नोट्स भी आपके बन रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, साथ के साथ अभ्यास भी हो रहा है। ये तीनों चीज़ें आपकी साथ में चलती रहेंगी। तो संडे को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। जो जो आपको टॉपिक मिले थे उन सबका पूरा संडे का दिन आप ऐसा रख लीजिए, पूरा प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए। या फिर ऐसा करिए, आप अपने वीक को जो है 2 भागों में तोड़ दीजिए। 2 भागों में कैसे तोड़ोगे, जैसे मान के चलिए मंडे से वीक शुरू होता है, तो मंडे ट्यूसडे आप पढ़ोगे, बीच में आया क्या, वेडनेसडे, उस दिन आपने क्या रख लिया, टेस्ट का या फिर प्रैक्टिस का डे रख लिया, उस दिन पूरे दिन आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। इसके बाद थर्सडे आया और फ्राइडे आया, फिर आपने क्या किया, सैटरडे सैटरडे को कंप्लीट रिवाइज कर दिया। जो आप डेली रिवीजन कर रहे हो वो तो करिए ही करिए, साथ में सैटरडे को फिर से रिवीजन कर दिया, और संडे को पूरा जो आपने वीकली पढ़ा था उसका पूरे का टेस्ट दे दिया। इस तरीके से आप भी अपना सेटअप जो है तैयार कर सकते हो, टाइम टेबल सेट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मैनेज होता है, आपसे किस तरीके से आप मैनेज कर पाते हो। ठीक है। ये मैंने बात कर ली किसकी, फ्रेशर की। फ्रेशर को इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस वाले बंदों की। तो देखना, आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो आपको क्या करना है कि नोट्स के अंदर क्या क्या लिखा है आपको पहले से पता होगा। नहीं पता है तो एक काम करिए, आप जैसे कोई भी टॉपिक आपने उठा लिया, उस टॉपिक के आप सबसे पहले अपने नोट्स पढ़िए। क्या पढ़िए, नोट्स पढ़िए। नोट्स में पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो सेल्फ स्टडी का मटेरियल मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप एल के मॉड्यूल ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी बुक ले रहे हैं, CBH की बुक ले रहे हैं, उन सारी बुक में से जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है, जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है, केवल उन चीज़ों को आप क्या करिए, नोट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, नोट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए। यदि मान के चलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, एक अलग से कॉपी बनाएं, अलग से क्या बनाएं, कॉपी बनाएं, रजिस्टर बनाएं। उसके अंदर जो चीज़ें नोट्स के अंदर नहीं थी, इंक्लूडेड नहीं थी, उनको केवल यहाँ पे मेंशन करना है आपको। इस बुक के अंदर आपको कॉपी के अंदर क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है। ध्यान रखना, इसमें वही चीज़ मेंशन करी जाएगी जो इन नोट्स के अंदर नहीं है। आगे आपको बात समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी। आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, साथ के साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस की अब आपको कैसी करनी है, तो आपको देखिए टेस्ट सीरीज आपको आज से ही बाई कर लेनी है, क्योंकि आपको अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपका सब कुछ पढ़ा रखा है, पहले से आपने पढ़े हुए हैं आप सारी चीज़ें, तो आपको टेस्ट जो है वो आज से ही देना शुरू कर देना है। आपको टेस्ट किस तरीके से देना है, जब भी आपको टाइम मिलता है उस दिन आप टेस्ट दे सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप पढ़ने पे 70% खर्च करिए अपना टाइम, और 30% आप टेस्ट देने पे खर्च करिए। और ऐसे मत करना कि सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपने ले ली, एक साथ ही ले ली, नहीं, एक एक करके कोचिंग लीजिए आप। एक एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज आप ले लिए। सबसे पहले आपको कोई भी कोचिंग अच्छी लगती है उसका ले लिया, उसके सारे टेस्ट आपने दे दिए। फिर सेकंड नंबर पे दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और छोटी मोटी कोचिंग का मत लीजिएगा, जो अच्छी और जो सही कोचिंग है उनके ही टेस्ट सीरीज आपको बाई करने हैं, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता
नहीं है। तो 70% आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी इसी में करनी है, रिवीजन भी इसमें करना है, और 30% आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। टेस्ट से होगा क्या, अभ्यास से होगा क्या, वो चीज़ समझना आप, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। वो कहाँ से मिलेंगी, इस टेस्ट सीरीज में ही देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी, जो गलती आपने इस पेपर में कर दी थी, 2022 वाले में कर दी थी मान के चलिए, या फिर 2024 वाले पेपर में आप कर दिए थे जो गलतियाँ, उन गलतियों को ही सुधारना है हमें। किससे वो सुधार होगा, कहाँ पे, इन टेस्ट सीरीज की सहायता से वो सारी चीज़ें हमसे सुधरेंगी। ठीक है, तो मैं यदि आपकी जगह होता तो मैं इस तरीके से चीज़ें करता, वो मैंने आपको बता दिया, और मैं इसी तरीके से चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली करता। मैंने किसी भी चीज़ से देखा नहीं है, कहीं से कोई चीज़ उठाई नहीं है। ठीक है, जो मैं करता वही आपको बता रहा हूँ। दो तरीके हैं, फ्रेशर का तरीका मैंने आपको बता दिया, ओल्ड का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। सारे डाउट्स जो हैं मैंने आपके वो क्लियर कर दिए। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो प्लान बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो प्लान बनाया है वो प्लान मेरे पास ये है कि ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है, ठीक है, ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है वो कोई नहीं करा रहा है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, और सारे जो लोग हैं वो कोर्स वगैरह सेल करने में लगे हुए हैं, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, कर रहे हैं सब अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम करूँगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का पोर्शन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के टॉपिक वाइज क्या करें अपन, टॉपिक वाइज ग्रेजुएशन की जो यूनिट्स हैं, या फिर मैं बात करूँ टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज ग्रेजुएशन के जो वीडियोज़ हैं वो आपको टेली या इस पे सॉरी यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे क्या करा दिए जाए, फ्री आपको क्लासेस दे दी जाएँ शुरुआत में। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है। यदि आपको ऐसा लगता है, ऐसा करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको ये प्लान कैसा लगा मेरा। ये मेरा प्लान है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है, वीडियो की जो लेंथ है, वीडियो की जो लेंथ है वो 30 मिनट से लेके 45 मिनट या फिर 1 घंटे तक रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या रहे, एरिया, या फिर मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अपना कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि छोटी वीडियो आएगी 10-15 मिनट की, तो ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ 30 से 45 मिनट या फिर 1 घंटे तक की वीडियो होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अपन कवर कर पाएंगे। और उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं करा दूंगा, प्रोवाइड आपको हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगला जो मेरे पास सवाल आया था कि सर जो भी यदि आप टॉपिक कराओ कोई भी आगे, तो उसको आपको इंग्लिश में भी कराना है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी प्रेफरेंस जो लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश रहती है, मैं भी इंग्लिश में ही कंफर्टेबल रहता हूँ। फिर भी मैं हिंदी वालों को निराश नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी वालों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं बाईलिंगुअल लाने की कोशिश करूँगा। या तो मैं बाईलिंगुअल लाने की कोशिश करूँगा, यदि बाईलिंगुअल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको हिंदी में लाने की कोशिश करूँगा और आपको समझा दूंगा, किसमें, इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर इंग्लिश में लाने की कोशिश करूँगा और उसको हिंदी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो मैं लिखूँगा उसके नोट्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो पहला प्लान तो मेरे पास ये है, प्लान ए। प्लान बी में आपको क्या बता रहा हूँ, सुनना, कि मैंने कई बार देखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन की बुक्स अवेलेबल नहीं है। ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं, जो CBH की हैं, वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो अब आप मार्केट में लेने जाओगे तो सुनना, मैंने आपको कल कैलकुलेशन करके बताई थी, आपको 18 बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए। कितनी बुक परचेज करनी पड़ेंगी, 18 बुक्स परचेज करनी पड़ेंगे। इससे बचने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो यूनिट है अपनी, ठीक है, उस यूनिट में जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक की PDF बना के, ठीक है, उस टॉपिक की PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ। टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दूँ, अपलोड कर दूँ। तो यदि आपको समझ में आता है तो आप वहाँ से, यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आप वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, उस टॉपिक को वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। यदि आपको लगता है कि वो चीज़ आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रही, तो फिर मैं तो उसका एक्सप्लेन करूँगा ही, मैं तो उस चीज़ को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा ही, वहाँ से भी आप उस चीज़ को समझ सकते हो। और उस जब एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँगा तो उससे जो नोट्स बन रहे होंगे या जो मैं स्लाइड लेके आऊँगा, उस स्लाइड को आप एज अ नोट्स ले सकते हो और उसमें से आप अपने काम की चीज़ जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये दो मेरे प्लस प्लान है किसके, थ्योरी पढ़ाने के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन में मैं लेके आऊँगा ग्रेजुएशन वाले जो टॉपिक हैं जो 11वीं-12वीं के अंदर नहीं है, पहले मैं उन टॉपिक को कराने की कोशिश करूँगा। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11वीं-12वीं में और ग्रेजुएशन में भी, उनको मैं भी धीरे धीरे आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ये मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जिसमें सबसे पहले अपन जूलॉजी करेंगे, उसके बाद अपन बॉटनी पे भी आएंगे। ठीक है, दूसरी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको यदि टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास अभी इसके लिए रिलेटेड कोई भी प्लान है नहीं। आपको लिटरली मैं बताऊं, मेरे पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। फिर भी आप यदि कहते हो कि सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, आप कहते हो कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जिस हिसाब से पेपर में पूछे जाते हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, मुझे टाइम इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, अपना देना पड़ेगा टाइम, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी ये पेड रहेगी, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। ये क्या रहेगी, पेड रहेगी। फिर हम भी उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि आपको एक ऐप बनवा देंगे, उस ऐप पे आपको ये टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। वो सारी चीज़ जब होगी जब आप इस चीज़ में यस करोगे, आप इसमें कंफर्टेबल होगे, आप मुझे बता दोगे सर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हम सारी चीज़ों पे आगे वर्क करेंगे। आपको लगता है कि सर पेड के लिए अभी हम नहीं है या नहीं ले सकते, और आप नहीं बताते हो कि टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम आपको जो थ्योरी वाला मैटर है, जो थ्योरी वाला मैटर है, ये हमेशा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 10 साल बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 2 साल बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ। ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है वो पेड रहेगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी चीज़ छुपाने वाली बात नहीं है। यदि आप कहोगे सर टेस्ट सीरीज भी लेके आओ, तो वो लेके आ जाएंगे, ऐप बना देंगे, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। उसके वीडियो सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन अपन करवा देंगे, और वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है। ये मेरे पास प्लान था, रोड मैप था, जो मैंने आपको बता दिया। मेरे पास प्लान ए है कि ग्रेजुएशन वाले जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा देता हूँ यूनिट वाइज। सारी जो यूट्यूब पे क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है। दूसरा, यदि बुक आपके पास नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं कि सर आप तो एक्सप्लेन करिए, हम बुक से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तो मैं बुक की पीडीएफ यूनिट वाइज आपको देता हुआ चलूँगा, और उसको एक्सप्लेन तो मैं करूँगा ही करूँगा वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बता दिया टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस का। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया था मेरे सामने, अब एक और प्रश्न आया था, देखो मैं बता देता हूँ कहाँ पे आया था। आज ही वो कमेंट आई है वीडियो पे, वो मैं बता देता हूँ आपको, देखना। वो वीडियो ये कि सर हम अभ्यास कहाँ से करें। पढ़ने का तो मैंने सामग्री आपको बता दी पहले वीडियो में, मैं आपको, या फिर इस वीडियो में मैंने आपको पहले बता दी थी कि आपने पढ़ना कहाँ से है। देखिए ये मैंने आपको बता दिया था कि पढ़ना कहाँ से। साइंस के मैंने आपको बता दिया था कि केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पे जाना है, फिजिक्स आपको स्किप करनी है। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पढ़ना ही है, तो ग्रेजुएशन में के लिए आप कोचिंग ले सकते हो, एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है। और बायोलॉजी की मैंने आपको लिए बताया था, एनसीईआरटी और आरबीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब प्रॉब्लम आती है अभ्यास, अभ्यास कहाँ से करें। तो देखिए अभ्यास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये बॉटनी जूलॉजी के लिए अलग अलग आती है। पहली चीज़ तो बॉटनी जूलॉजी की अलग अलग बुक आती है, ये आप परचेस कर सकते हो। दूसरा, यदि ये आप परचेस नहीं कर सकते, तो देखना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, सेल्फ स्कोरर ये बुक आती है, ये आती है, देखना सुनना, नीट और जेई के लिए ये बुक आती है। ठीक है। ये आप परचेस कर सकते हो। ये किस किस के लिए आती है, तो ये फिजिक्स के लिए भी आती है, ये केमिस्ट्री के लिए भी आती है, और ये बायोलॉजी के लिए भी आती है। ठीक है। ये तीनों के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको लेना है तो एक एम टी जी ऑन फिंगर टिप्स आती है, एम टी जी ऑन फिंगर टिप्स, ये भी आप परचेस कर सकते हो। ये भी किसके लिए आती हैं, ये भी नीट और जेई के लिए आती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सुनना, इन दोनों में से कोई आप एक परचेस कर सकते हो, और लगा दिया मैंने बीच में से, या तो आप इसे ले लीजिए या फिर इसे ले लीजिए। दोनों में ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि फिर भी इन दोनों में से कंपेयर करके आप मुझसे पूछोगे, तो यूएसएस ज़्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है। अब यूएसएस मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, इसका बताने के पीछे कारण सुनना। आप इसको सेकंड हैंड मार्केट से ही परचेस कर सकते हो, महंगी आएंगी थोड़ी सी, किताब क्या है महंगी रहेंगी, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ये महंगी किताबें हैं। और आप इसको सेकंड हैंड मार्केट से परचेस कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसका लेटेस्ट एडिशन परचेस कर लेना, लेटेस्ट एडिशन इसका परचेस कर लेना, जो आपको नए से नया मिल जाए वो आप देख लेना एक बार। ठीक है। और एम टी जी ऑन फिंगर टिप्स भी ठीक है, अच्छी किताब है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ किसको, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर को। इसके अलावा यदि आपको चाहिए तो आप पीवाई की उसका पीछे तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, पीवाई की तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ आपको परचेस कर लेनी है, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो यूथ पब्लिकेशन हो गई, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर हो गई, एम टी जी ऑन फिंगर टिप्स हो गई, पीवाई क्विज हो गए, टेस्ट हो गए। इसके अलावा जो एल की शीट्स होती हैं, एलन की जो शीट्स होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कहाँ से आपको क्या करना है, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को खत्म कर लेते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें। यदि आपको जो मैंने प्लान बताया है वो आपको अच्छा लगता है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरीके से आगे करना है आपके लिए। ठीक है। बाकी जो मैं करूँगा वो तो करने ही वाला हूँ, आप अपनी सलाह रखेंगे तो मैं थोड़ा सा अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को खत्म कर लेते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।